वक्त एक टुकड़ा। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो तकिए पर सिर रखते ही गहरी नींद के आगोश में चले जाते हैं। मैं तो घंटों जगा रहता हूँ, करवटें बदलता हुआ, दिन भर की घटनाओं का लेखा जोखा करता हुआ, और इन्हीं में से कोई बात अतीत के किसी किस्से की उंगली पकड़ लेती है। मन ही मन इतनी बार दोहरा चुका हूँ पुरानी घटनाओं को कि वे आज भी मन मस्तिष्क में ताजा हैं। खुली आंखों से छत को निहार रहा हूं, मानो वहां कोई फिल्म चल रही हो जिसे मैं पूरे मनोयोग से देख रहा हूं। मेरी पत्नी शालिनी उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक है जो तकिए पर सिर रखते ही सो जाती है। धर्मपरायण, स्नेहमयी, किसी से राग द्वेष नहीं, भीतर बाहर से एकदम खरे सोने की तरह अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत निष्ठावान है शालिनी। चाहूं भी तो कोई दोष नहीं ढूंढ पाऊंगा उसमें, पर क्या करूं, अपने अतीत को भुला भी तो नहीं पाया हूं आज तक। बहुत प्रयत्न किया है भूल जाने का, पर अनचाहे भी पुराना जख्म टीस मारने लगता है। धर्म और विज्ञान दोनों कहते हैं कि संसार की हर एक चीज नश्वर है, हर चीज का अंत है, फिर इन यादों का अंत क्यों नहीं है। शालिनी मेरा तो पूरा ख्याल रखती है, दोनों बच्चों की भी बहुत अच्छी परवरिश की है उसने। दोनों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। बेटी का तो अपनी ही जाति के डॉक्टर लड़के से धूमधाम से विवाह भी हो चुका है। माँ जैसी ही है बेटी शीरी भी, सरल स्वभाव और मृदु भाषिणी। वो खूब खुश है अपने परिवार में। माता पिता के लिए इससे बड़ी तसल्ली और क्या हो सकती है। पर बेटा अरविंद वैसा नहीं है ना। बेटा जान के माँ ने बिगाड़ा हो, यह बात भी नहीं है। वह स्वतंत्र विचारों का है, जात पात के विरुद्ध अनेक तर्क हैं उसके पास। इस विषय पर बहस में आप उससे जीत नहीं सकते। इतने तक तो ठीक था, पर आज तो उसने अपनी बात को अमल में लाकर दिखा दिया है। वह वैशाली से विवाह करना चाहता है। यह कहकर उसने ऐसा झटका दिया है जिसे सुन शालिनी सकते में आ गई है। ऐसा नहीं है कि हम वैशाली को जानते नहीं, जानते हैं, तभी तो धक्का लगा है। इस अपार्टमेंट में हम सब एक ही दफ्तर के लोग रहते हैं और किसी कारण उस पूरे परिवार से मैत्री है। परंतु मैत्री होना अलग बात है और विजातीय की बेटी को घर की बहू बनाकर लाना एकदम अलग, और उसी बात पर बेटा आमादा है, तो इसमें हर्ज क्या है। यही आ रहा है ना आपके अत्याधुनिक मन में। अरविंद की माँ ने कहा, देखिए जरा, उसके हिसाब से तो यह संबंध ही सही नहीं है। कहाँ हम शुद्ध ब्राह्मण और लड़की कायस्थ परिवार की, बेटे के सब कसूर माफ, सिवाय इस एक के, और बेटा है कि इसी पर आमादा है और उम्मीद कर रहा है कि मैं किसी तरह शालिनी को राजी कर लूं, जो मुझे नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि शालिनी का मानना है कि सामाजिक व पारिवारिक परंपराओं की रक्षा करना परम आवश्यक है। यह उसका कर्तव्य भी है, और हमारे परिवार में आज तक तो कभी जाति के बाहर विवाह नहीं हुआ। अरविंद 18 वर्ष का भी नहीं हुआ था तभी से शालिनी उसके विवाह के सपने संजोने लगी थी। कैसी लड़की होगी, बहू, व अपने लिए क्या क्या गहने बनवाएगी से लेकर कितना बड़ा जश्न होगा, इन सब का लेखा जोखा वह मन ही मन सैकड़ों बार दोहरा चुकी है। और इन सब से बढ़कर यह कि एक लंबी लिस्ट है उसके मन में अपनी बहू के गुणों को लेकर। बहुत छाट कर लाने वाली थी वह बहू। आज अरविंद ने एक बेटे की माँ होने का सबसे बड़ा हक, बहू ढूंढने का हक, उससे छीन लिया है। मुझे शालिनी के साथ पूरी हमदर्दी है, पर आज मेरे रात भर जागने एवं करवटें बदलने का कारण माँ बेटे के बीच का मनमुटाव नहीं है, बल्कि बहुत निजी है। सोऊं कैसे? पलकें बंद करते ही तो सामने नंदिनी आ खड़ी होती है। कहते हैं वक्त बीत जाता है, पर हमेशा ऐसा होता है क्या? कभी कभी वक्त का एक टुकड़ा तमाम उम्र हमारे साथ ही चलता रहता है। उम्र भर विलग नहीं हो पाता वह हमसे। उससे जुड़े व्यक्ति वैसे ही ताजा रहते हैं हमारी स्मृति में, उम्र और समय के प्रभाव से अछूते। मेरी यादों में नंदिनी आज वैसी ही है। उसकी इकहरी देह यष्टि और सलोने चेहरे पर नीला रंग खूब फपता था। मेरी उम्र ढल गई तो वो भी। अरसा बीत गया उसे देखे, ना उम्मीद है उसे देखने की, ना कभी कोशिश ही की है।
फिर भी एक अदृश्य तार से जुड़ा हूं आज भी। मैं क्यों नहीं हो पाया बेटे जैसा साहसी? क्यों नहीं कर पाया माँ बाबा के सम्मुख विद्रोह? बेटे का प्यार सच्चा है, मेरा नहीं था क्या? ना, उंगली मत उठाओ मेरे प्यार की सच्चाई पर, चाहत की गहराई पर। शिद्दत से ना चाहा होता तो उसकी कमी यूं महसूस ना करता आज तक। आज भी उसे याद कर अकेले में आंखें भर आती हैं। कितना अंतर आ गया है आज की पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में। बाबा ने दफ्तर से हेड क्लर्क के पद से अवकाश प्राप्त किया था। दोनों बहनों का विवाह स्कूल पास करते ही कर दिया गया था, अपनी ही जाति के वर ढूंढकर। उन्होंने कोई ऐतराज भी नहीं किया था। मेरी शिक्षा बिना अवरोध चलती रही। बीएड कर लिया, एमए करने लगा और यूं मेरे लिए अध्यापन का रास्ता खुल गया, जो कि मेरा ध्येय था। यूं रुचि तो मेरी प्रारंभ से ही साहित्य पढ़ने पढ़ाने में थी, परंतु बाबा ने विज्ञान पढ़ने पर दबाव डाला। उनका कहना था कि विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की मांग रहती है। उनका तर्क था, सो विज्ञान पढ़ाता रहा। घर की अलमारियां साहित्यिक पुस्तकों से भरी रहीं। खैर, इस बात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते 2-2.5 वर्ष बीत चुके थे। नंदिनी उसी स्कूल में हिंदी की अध्यापिका बनकर आई। विद्यार्थियों को सिर्फ शब्दार्थ बताकर और प्रश्न उत्तर तैयार करवाकर नंबर दिलवाना उसका लक्ष्य नहीं था। गद्य पढ़ाती अथवा पद्य, जान डाल देती उसमें। जो बच्चे पहले हिंदी पढ़ने से कतराते थे, उन्हें भी रुचि आने लगी। स्कूली कार्यक्रमों में वह नाटकों का मंचन करवाती, अपने मधुर स्वर में गीत एवं गजल गाकर सुनाती। स्वयं भी कविताएं लिखती थी, अतः शहर की गोष्ठियों में बुलाई जाने लगी। मुझे तो इन सब में रुचि थी ही। मैं भी श्रोता के रूप में ऐसे कार्यक्रमों में जाने लगा। धीरे धीरे हमारी मैत्री बढ़ने लगी। हमारी बातों का मुख्य विषय पुस्तकें ही होती। एक दूसरे से अदला बदली कर किताबें पढ़ते। उसका तो विषय ही साहित्य था, सो नई पुस्तकों के बारे में मुझसे अधिक जानकारी रहती। हिंदी के अलावा अंग्रेजी एवं कुछ अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उसे पता होता। उसकी स्वयं की लिखी रचनाओं का मैं पहला श्रोता एवं विवेचक होता और वह मेरी राय को मान्यता देती। इस बीच मैंने बाइक खरीद ली थी। कवि सम्मेलनों एवं अन्य साहित्यिक गोष्ठियों से लौटते हुए मैं उसे घर भी छोड़ देता। धीरे धीरे हम अपने सुख दुख और परेशानियां एक दूसरे से बांटने लगे। करीब 5 वर्ष पहले नंदिनी की मां कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते चल बसी थी। उसके 2 वर्ष पश्चात भाई का विवाह हुआ। उसके पापा को जाने क्या सूझी कि बेटे के विवाह के करीब 6 माह पश्चात उन्होंने अपनी एक सहकर्मी से कोर्ट मैरिज कर ली। विमाता ने अपनी तरफ से नंदिनी की तरफ दोस्ताना हाथ बढ़ाया था, पर नंदिनी ही अपने पापा को दूसरी स्त्री के संग देख असहज हो उठती। उसके मन में अपनी माँ की स्मृति अभी बहुत ताजा थी। संवेदनशील तो वह थी ही। बीएड समाप्त होते ही वह भाई भाभी के पास आ गई और यहाँ के स्कूल में आवेदन पत्र दे दिया। समान रुचियों के कारण हमारे बीच मैत्री हुई, जो गहरी होती चली गई। यूं समझो एक दूसरे की जरूरत ही बन गए हम। किसी दिन वह स्कूल ना आ पाती तो मेरे लिए दिन बिताना मुश्किल हो जाता। यही बात उस पर भी लागू होती थी। यह वह समय था जब परंपराओं का निर्वाह बड़ी कड़ाई से किया जाता था। समाज की पकड़ सख्त थी। विशेष रूप से मध्यम वर्ग पर भिन्न जाति में विवाह सरल नहीं था। हाँ, कहीं कहीं अपवाद जरूर होते थे, पर अनेक बार उनके माध्यमिक परिणाम भी सामने आते। मैं अपने बाबा के विचारों से भली भांति परिचित था। माँ को तो किसी तरह मना भी लेता, लेकिन बाबा के हुक्म के आगे बोलना असंभव था। जिन्होंने मुझे मन भावन विषय नहीं लेने दिए थे, वे दूसरी जाति में विवाह की इजाजत कैसे दे सकते थे? ऐसा भी नहीं कि मैंने नंदिनी को किसी तरह के धोखे में रखा हो। मैंने शुरू से ही पूरी बात उससे स्पष्ट कर दी थी। नंदिनी के पापा ने भी उसका रिश्ता अपने एक मित्र के बेटे के साथ मौखिक रूप से तो तय ही कर दिया था। घर छोड़ आने के कारण अभी तक कोई रस्म नहीं हुई थी। एक बार हिम्मत करके मैंने बाबा के सम्मुख अपने मन की बात रखी। उन्होंने माँ से कहा, ऐसा कुछ किया तो उस लड़की की जान की खैर नहीं, कह देना उससे। मैंने नंदिनी से तो यह बात नहीं कही, पर उससे विवाह का सपना पूरी तरह से त्याग दिया। अपनी खुशी के खातिर मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था।
मैं जब कभी देर सांझ नंदिनी को उसके घर छोड़ने जाता तो कभी कभी उसके भाई से मुलाकात भी हो जाती। इस तरह उनसे भी परिचय हो गया था। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि नंदिनी का विवाह जहां तय है वहीं होने दिया जाए, क्योंकि हमारे विवाह की कोई संभावना नहीं है, और मन ही मन निश्चय किया उससे दूरी बनाने का। सब कुछ जानते समझते भी त्रासदी यह थी कि हम एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे थे। मालूम था कि वो मेरी नहीं हो सकती थी, पर दिल पर कहाँ किसी का बस चलता है। अपने को समझा लेते, सिर्फ मित्र ही तो हैं, क्या इतना भी हमारा हक नहीं? इस बीच एक और बात हो गई। नंदिनी ने स्कूल में अनेक क्लासिक नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन करवाया था, जिससे शहर में हमारे स्कूल का नाम हो गया। कालिदास जयंती पर शिक्षा विभाग से कालिदास के लिखे किसी नाटक का मंचन करवाने का विशेष आग्रह आया। शहर के गणमान्य लोग देखने आने वाले थे। प्रिंसिपल के लिए यह स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल था। नंदिनी को ही जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने अभिज्ञान शाकुंतलम को अभिनीत कराने की सोची, क्योंकि उसकी कहानी से लोग परिचित थे और संस्कृत में होने पर भी समझी जा सकती थी। यूं एक विषय के रूप में तो हम सब ने संस्कृत पढ़ रखी थी। छात्रों में से योग्य पात्रों का चयन किया गया। उच्चारण शुद्ध रखने के लिए रिहर्सल के समय संस्कृत के अध्यापक भी उपस्थित रहते थे। मंच सज्जा एवं उस समय के परिधानों का इंतजाम मुझे करना था। कुटिया, जंगल, नदी और राजमहल अनेक दृश्य उपस्थित करने थे। महीना भर अभ्यास चलता रहा। शाम को देर हो जाने के कारण भाग लेने वाले कलाकारों को घर छोड़ने का प्रबंधन किया गया। नंदिनी को घर पहुंचाने का जिम्मा मेरा था। उस महीने में हम एक दूसरे के और करीब आ गए थे। भूल गए थे दूरी बनाए रखने के अपने निश्चय को। फिर नंदिनी के विवाह की तिथि निश्चित हो गई। उसने अपना त्यागपत्र भी दे दिया। सिर्फ 1 महीना और बचा था उसका स्कूल आने के लिए। हम मौका मिलते ही कैंटीन में जा बैठते। मन के भीतर गहरी उदासी होने पर भी एक दूसरे की खातिर सामान्य दिखने का असफल प्रयत्न करते हुए ज्यादातर खामोशी बैठे रहते। बातें चुप गई थी, मानो या शायद बेईमानी ही हो गई थी। अब नंदिनी के पापा उसका विवाह अपने ही घर से करना चाहते थे और उसे भाई भाभी के संग विवाह से 15 दिन पूर्व चले जाना था। अपनी सब खरीदारी उसने यहीं से कर ली थी। उसके जाने की पूर्व संध्या को मैं उपहार लेकर उससे मिलने गया। उसके भाई किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए हुए थे। नंदिनी और उसकी भाभी से बातें कर मैं उठा तो नंदिनी भी मुझे बाहर विदा करने उठी, पर मैंने उसे मना कर दिया और पीछे किवाड़ा बंद करता हुआ जल्दी से सीढ़ियां उतर आया। मैं शायद अपने अतीत की ओर किवाड़ बंद कर देना चाहता था, यह सोचकर कि मुझे अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है। पर नंदिनी तो मन में ही बसी हुई थी। उसकी स्मृति तो संग ही चली आई। प्यार हार गया था। परंपराओं के आगे, सामाजिक नियमों के आगे, बुजुर्गों के आदेशों के आगे मुंह सिए खड़ा रह गया था। पुरुष होने के कारण आंसू भी खुलकर नहीं बहा पाया, भीतर ही पी गया। प्यार क्या योजना बनाकर जाति धर्म परख कर किया जाता है या किया जा सकता है? हमें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक क्यों नहीं है? हम किसी का अहित करें, जोर जबरदस्ती करें तो जरूर रोको, हमें सजा दो, पर प्रीत प्यार के बीच जाति का सवाल कहाँ से आ जाता है? प्यार सामाजिक वर्जनाओं को नहीं स्वीकारता, फिर क्यों वर्जनाओं के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? कितना नीरस होगा वह जीवन जो सिर्फ बुद्धि के तर्कों के सहारे जिया जाएगा। बुद्धि के साथ साथ एक मन भी तो दिया है विधाता ने। उसे कोई अच्छा लगता है तो लगता है बस। यहाँ क्यों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका निर्णय मन करता है, बुद्धि नहीं। दोहरा जीवन जिया मैंने, एक मन के भीतर का एक बाहर का, छटपटाता ही रहा जीवन भर। कर्तव्य भी सब पूरे किए, विडंबना तो देखो। दोहरा जीवन जीकर भी लगता है अधूरी ही रह गई मेरी जिंदगी। जिया तो जरूर, पर काट दी, जी नहीं। शालिनी के प्रति अपराध बोध भी तो है। सब गुण है मेरी पत्नी में, मेरे प्यार पर तो उसका पहला हक है, पर उसकी खूबियों के बावजूद नहीं दे पाया मैं उसे वह स्थान। हाँ, अपना घाव उससे छिपाए रखा ताकि उसके मन को ठेस ना पहुंचे। बिना किसी कसूर के वो मानसिक यंत्रणा से ना गुजरे। मेरा बेटा मुझ जैसा दोहरा जीवन नहीं जिएगा।
मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है। तब सवाल मेरी खुशी का था और मैं अपने बाबा के आगे बेबस था। आज सवाल मेरे बेटे की खुशी का है और उसकी खुशी मेरी भी जिम्मेदारी है। मुझे साहस करना होगा, जैसे भी हो शालिनी को समझाना होगा। कुछ गलत बात के लिए दबाव नहीं डाल रहा हूं मैं शालिनी पर। शायद इसी से ही मेरे मन को कुछ शांति मिल सके। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।